हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर लाइव क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ओके, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। अब ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, इतना तो आपको सबको पता होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और ये क्या काम करता है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे वर्क करता है। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। प्रत्येक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। जो भी मैं पॉइंट बोलूंगा वो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आपके स्किल टेस्ट वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो आपसे ये बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो प्रत्येक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है और जितने भी क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनते हुए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं मैं उन पे आज बात करने वाला हूँ। उसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट परीक्षण और शॉर्ट सर्किट परीक्षण और ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो आप कैसे निकाल सकते हो। अभी मेरे बार का जब एग्जाम दिया, स्किल टेस्ट जब मैंने देके आया तो वहां पे मैंने देखा कि ट्रांसफॉर्मर का रेशियो निकलवाया जा रहा था। ओके, लेकिन वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट कर ही नहीं पा रहे थे। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आए हैं, क्योंकि मैंने जितने भी स्किल टेस्ट दिए हैं उनमें मैं ये बेसिकली ये जान गया कि वहां पे क्या पूछते हैं और क्या नहीं पूछते हैं। तो बेसिक अगर आपको जानकारी है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, तो हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये आपको अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। अब जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको पता चल गया। ओके, जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये कितने टाइप के बनते हैं, कहने का मतलब इसकी कोर की संरचना के आधार पर भी आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ट्रांसफॉर्मर तीन टाइप के बनते हैं। ओके, कौन कौन से बनते हैं देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, देखिए, हम जो ट्रांसफॉर्मर की बात करें, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे वर्क करता है, हमने ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत पढ़ लिया। किस सिद्धांत पे वर्क करता है, अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। अब अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है, कहना मतलब इसकी जो वर्किंग होती है वो कैसे डिपेंड करती है, हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका अन्योन्य प्रेरण किसमें होता है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट। आपने देखा है कि जब ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर में आप कौन सी सप्लाई देते हो, एसी सप्लाई देते हो। अरे सबको पता है, एसी सप्लाई देते हो। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि आप डीसी सप्लाई दे दोगे तो क्या हो जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी जो नाम होते हैं ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब एसी सप्लाई की भी बात कर लेते हैं और डीसी सप्लाई की भी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई इंडक्टिव या कोई क्वाइल देखी है। अरे क्वाइल देखी है। ओके, देखिए जैसे मान के चलिए हमने क्या लिया, एक क्वाइल ऐसे ले ली और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, एक क्वाइल इसके लिए भी ले लेते हैं। ओके, अब जो इसके अंदर क्या होने वाला है कि ये एसी पे वर्क क्यों करता है हम ये समझेंगे और डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता हम ये भी समझने वाले हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग देखी है। अरे होती है, आपने बेसिक तो पढ़ा होगा। हाँ बोलते जाए। ओके, जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम उन पे ही चर्चा करने वाले हैं। मैंने बताया कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है और ये एसी और डीसी के दोनों पे वर्क करता है। नहीं, ये एसी पे ही वर्क क्यों करता है और डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता। अब इससे रिलेटेड भी अपना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि हम जो एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई किसको देते हैं कि कोयल को देते हैं। क्या मतलब जो उसके अंदर वाइंडिंग की हुई होती है। अब वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितने टाइप की होती है, एक ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर वाइंडिंग हम मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं और कौन सी आउटपुट वाली होती है और कौन सी इनपुट वाली होती है। ओके, जैसे मान के चलिए ट्रांसफॉर्मर है, हम इसको थोड़ा एक बार रब कर लेते हैं उसके बाद में हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसको थोड़ा हम रब करके चलते हैं। अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत पता चल गया। ओके, जिस मान के चलिए मैं एक ट्रांसफॉर्मर बना लेता हूँ। ओके, हम ट्रांसफॉर्मर बना के समझते हैं।
ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर दे रखा है आपको? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की हम बात कर रहे हैं। जल्दबाजी ना करें, ओके। आपको लेक्चर पूरा कंप्लीट देख के जाना है, क्योंकि हम जितने भी पॉइंट बनेंगे और जितनी भी हम बातें करने वाले हैं, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और आप अगर मेरे से थ्योरी की क्लासेस वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी क्या बिल्कुल फ्री अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने चैनल पे जितने सब्सक्राइबर जितने जल्द बढ़ेंगे, उतने ही हम जल्द क्या करने वाले हैं, ऐसी थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे आपने क्या दिया? सप्लाई देनी है। अब ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में कितनी क्वाइल लगी हुई रहती है? दो क्वाइल। अब दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है और छह भी हो सकती है। आपको ये कैसे पता चलेगा, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप का होता है? कोर टाइप। में कोर की संरचना के आधार पर हम बात कर रहे हैं। जो कोर होती है, कोर टाइप का मतलब क्या होता है? जो सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों को हम मिला करके क्या बनाते हैं? एक ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मर बन तो गया, तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां। अब आप पे ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां ही हमने क्यों यूज की? ये भी तो बन सकता है ना क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या करेगा? जैसे आप एक क्वेश्चन का जवाब दोगे और उसी से वो क्वेश्चन उठा लेगा। जैसे आपको पूछा कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो वाइंडिंग करते हैं, वो किस जगह करते हैं? अब आप बोलोगे कोर पे करते हैं। अब वो पूछेगा कि कोर कौन सी करेंगे, तो कौन सी कोर हम काम में लेते हैं? तो आप बोलोगे सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां। अब सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां अगर आपने बोल दी, तो वो बोलेगा कि सिलिकॉन स्टील की ही पत्तियां हम क्यों काम में लेते हैं और उनको लेमिनेटेड क्यों करके रखते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान के चलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां, तो वो पत्तियों की मोटाई भी पूछ सकता है, जो कितनी होती है? 0.35 एम एम से 0.5 एम एम तक हम लेते हैं। क्या लेते हैं हम? ट्रांसफॉर्मर की जो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां होती हैं, उसके एक पत्ती की मोटाई, क्या बोल रहा है ये? एक पत्ती की मोटाई कितनी होती है? 0.35 एम एम से 0. कितनी होती है? 5 एम एम से 0.5 एम एम तक होती है। 0.35 से 0.5 एम एम तक होती है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये भी पूछ सकता है कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड जो पत्तियां हैं आपने यूज तो की, लेकिन उसमें सिलिकॉन क्यों मिलाए जाते हैं? सिलिकॉन की हम क्यों यूज करते हैं? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या जवाब देना है कि हमें जो सिलिकॉन की मात्रा जो मिलाई है, वो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। ओके, आपका क्या आंसर हुआ? हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। ओके, अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिस्टेरेसिस लॉसेस होती कौन कौन सी है? ओके, जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसके अंदर कौन कौन सी हानियां होती है, ये भी तो पूछ सकता है। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो टाइप की हानियां होती है, कौन कौन सी? लोहे क्षति और क्या मतलब लोहे क्षति को हम क्या बोल सकते हैं? आयरन लॉसेस। और एक कॉपर लॉसेस, जो उसकी वाइंडिंग वाला जो पार्ट होता है, कहने मतलब ये जो वाइंडिंग कर रखे हैं, इसमें भी तो कॉपर लॉसेस होगा। तो आपकी जो हिस्ट्रेसिस हानियां होती है, कौन सी हानियां? हिस्ट्रेसिस हानियां। उसमें कौन कौन सी हानियां होगी आपकी? लोहे क्षति और एक कॉपर क्षति। ये दो टाइप की हानियां होती हैं। ओके, अब आपने इतना जवाब दे दिया कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां और प्लस सिलिकॉन की मात्रा हमने क्यों यूज की? हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपने बोला कि लेमिनेटेड पत्तियां हम यूज करते हैं। अब वो पूछेगा कि लेमिनेटेड पत्तियां हम क्यों यूज करते हैं, तो आपको क्या बताना है? एडी करंट क्षति को कम करने के लिए। एडी करंट क्षति को कम करने के लिए या बफर द्वारा हानियों को कम करने के लिए हम कौन सी पत्तियां यूज करते हैं? लेमिनेटेड पत्तियां हम यूज करते हैं। कहने का मतलब, लेमिनेटेड का मतलब सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड पत्तियां। लेमिनेशन किसकी करते हैं? वार्निश की हम कर सकते हैं। ओके, बाकी अदर अदर जो भी आजकल बहुत सारे आपने देखा है कि अलग तरीके से भी हम उन पे वार्निश या अलग लेमिनेशन कर लेते हैं। ओके, ओके, इतना क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक जानकारी आपको मिल गई। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर होता है, क्या वो एसी पे वर्क करता है कि डीसी पे वर्क करता है, हम इसकी चर्चा करने वाले थे। ओके, इतना बेसिक आपको पता चल गया। जो हमने ये कोर जो ली है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? ये आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है। ओके, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया एक, एक कौन सा हो गया आपका? पहला कोर टाइप। ओके,
कोर टाइप। सेकंड कौन सा होगा आपका? सेल टाइप। सेल टाइप। और थर्ड कौन सा होगा आपका? बेरी टाइप। ओके, ये तीन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। कौन कौन से हम यूज करते हैं सप्लाई या क्या नाम है उसकी स्कोर की संरचना के आधार पे अगर हमें करना हो तो अपना एक तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया, एक सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया और एक बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया। ओके, अब जो हमने ये यूज किया है ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर दे रखा है आपका? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर दे रखा है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की हम चर्चा करेंगे जब हम ये क्या मतलब स्ट्रेसिस लॉसेस के मतलब आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस का हम पता करेंगे, तब मैं आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट जब परीक्षण करवाऊंगा तब उस टाइम पे हम ये देख लेंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए आपको के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ बनता है वो कितने बनते हैं ये भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक पाथ जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग बनेगा वो कितना बनेगा? एक बनेगा। ओके, और सेल टाइप रहेगा उसमें दो बनते हैं और बेरी टाइप में अनेक रास्ते बनते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स को बहने के लिए मैग्नेटिक पाथ। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। एसी और डीसी की हम चर्चा कर रहे थे, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एसी हो गया और ये डीसी हो गया। अब आपने देखा कि कोई क्वाइल है, या आपने क्या ले लिया? एक क्वाइल ले लिया। अब इस क्वाइल के अंदर जैसे हम एसी सप्लाई देंगे तो क्वाइल क्या करेगी? एक इंडक्टिव क्वाइल है। अब इंडक्टिव क्वाइल का आपने एक्सेल क्या मतलब इंडक्टिव क्वाइल होती है उसके अंदर क्या होता है? एक्सेल होता है। अब एक्सेल बराबर क्या होता है? 2 पाई इंटू एफ एल होता है। अरे इतना पता है आपको? एल क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? इंडक्टिव क्वाइल या उसका प्रेरण, जो क्या नाम मतलब इंडक्टर आप इसको बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये कौन सी हो गई आपकी? फ्रीक्वेंसी हो गई। पाई का मान आपको सबको पता होना चाहिए, 22/7 या 3.14 जो आपका पाई का मान होता है। दो से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मान के चलिए आपने ये इंडक्टिव क्वाइल के अंदर क्या दिया? आपने सप्लाई दी। अगर आप एसी सप्लाई दे रहे हो तो एसी सप्लाई पे फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मान अपने भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है, भारत में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी का मान एसी सप्लाई होगी तो वहां पे एसी के अंदर क्या होगा? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन डीसी के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी होती है? अरे डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है क्या? नहीं होती है ना। तो डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान हम कितना लेंगे? 0 हर्ट्ज। ओके, अब आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? वी बटेवा एक्सएल। ओके, एक्सएल ले लेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे एक्सएल का मान जब आप निकालोगे यहाँ पे एल का मान आपको दे रखा होगा। ओके, और एफ का मान आपने जैसे सिंगल फेज सप्लाई दी, यहाँ से कितनी सप्लाई दे रहे हो आप? सिंगल फेज एसी सप्लाई। ओके, 230 वोल्ट आप दे रहे हो। अब जैसे आपने 230 वोल्ट दी, 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की और एक्सएल का मान आपने निकाल लिया। अगर एक्सएल का मान यहाँ पे हाई आएगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इतना पता है। अब यहाँ पे मान के चलो जैसे कि एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? अगर डीसी की हम बात करते हैं, ये किसकी बात की हमने? एसी की। अब क्या डीसी के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी होती है? फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एक्सएल का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो यहाँ पे आई बराबर वी अपॉन एक्सएल। एक्सएल का मान अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा? अरे करंट का मान क्या बढ़ जाएगा? और करंट का मान अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे करंट का मान अधिकतम होने की वजह से ही अपनी कॉइल जल जाएगी। ओके, उसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल का मान न्यूनतम होगा तो उसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा, और जैसे धारा का मान अधिकतम होगा तो डीसी पे अपना ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाता है? जल जाता है। ओके, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? 0 होता है। अरे समझ में आ गया? ओके, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो हम एसी सप्लाई जैसे हम बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी आपने जैसे इनपुट में 50 हर्ट्ज दी तो क्या आउटपुट में आपको 50 हर्ट्ज मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्मर कोई चेंजेस नहीं करता।
अब यहाँ पे आपको इतना बेसिक जानकारी मिल गई कि अपना जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पे वर्क करता है और डीसी पे वर्क नहीं करता। आपको इसीलिए बोला जाता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है डीसी पे कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर एक्सएल का मान 0 होता है और एसी के अंदर एक्सएल का मान अधिकतम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो अपना डिपेंड करेगा यहाँ पे एल के मान पे। एल का मान जितना ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। क्या मतलब एक्सएल समानुपाती एल होता है। क्या मतलब एल का मान जैसे जैसे आपने बढ़ाया तो एक्सएल का मान भी बढ़ जाएगा। ओके, तो एक्सएल का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट का मान घट जाएगा। ओके, पर इनपुट की गई वोल्टेज के मान में आपको कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। कब तक? जब आप एक्सएल की बात कर रहे हो तब तक, क्योंकि आपको दोनों में से एक को कांस्टेंट रखना है। ओके, अब यहाँ पे अगर वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो करंट का मान घटेगा। अरे घटेगा। ओके, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितनी बेसिक जानकारी हो सकती है वो आज मैं देने की कोशिश करूंगा, तो आप बने रहे अपने इस चैनल पे। और आप अपने इस चैनल पे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी होती है वो अगर पूरी पढ़ना चाहते हो तो अपने चैनल के साथ जुड़ करके वो सब कुछ पढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सकता है मैं उतना देने की कोशिश करूंगा। और आपको बिल्कुल भी किसी भी में पेड वर्जन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप अपने इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हो। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवाने की कोशिश करें, क्योंकि हम उसी टाइम पे जैसे आपका थ्योरी का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा जो पेड वर्जन में नहीं मिलता होगा, उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे देंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एसी सप्लाई। क्या मतलब ये जो ट्रांसफार्मर होता है पेजेस की संख्या के आधार पर भी हम देखने वाले जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। फेजों की संख्या के आधार पर कौन कौन सा होगा? एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया और एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो गया। अब जैसे मान के चलिए कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपने क्या किया, सिंगल फेज सप्लाई दोगे और उसके बाद में आउटपुट में आपको डायरेक्ट सिंगल फेज सप्लाई मिल जाएगी। अब वोल्टेज के आधार पर अगर आप बात करोगे तो वोल्टेज के आधार पर कौन कौन सा हो सकता है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर बात करोगे, स्टेप अप का मतलब आपने यहाँ पे अगर कम वोल्टेज दे रहे हो, वोल्टेज क्या दे रहे हो आप सिंगल फेज में, जैसे मान के चलिए आपने 230 वोल्टेज दी थी। ओके, अब यहाँ पे इसका आउटपुट अगर इस वोल्टेज का मान बढ़ करके 380 वोल्टेज तक इसने कर दिया तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, और अगर आपने इनपुट में अगर वोल्टेज का मान क्या दे दिया, हाई दे दिया, क्या मतलब यहाँ पे 380 वोल्टेज दे दिया आपने, यहाँ पे आउटपुट में आपको कितना वोल्टेज मिल गया? अगर 240 वोल्ट यहाँ पे मिल गया तो ये कौन सा हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये हुआ कैसे, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांस होते हैं, कहने का मतलब जो इसके अंदर मैग्नेटिक जो पाथ इसके अंदर चुंबक बनेगा, मैग्नेट बनेगा, वो क्या होता है? या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे तो वर्क करता है और फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसकी जो वर्किंग होती है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे मान के चलिए आपने इसमें सप्लाई दी, इसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट जो बनेगा ये क्या होता है? अल्टरनेटिंग होता है। कहने का मतलब इसकी साइकिल ऐसे बनती हुई रहती है। ओके, ये ऐसे काम करता रहता है। तो ये क्या करेगा, इसकी पांच पड़ी कुंडली के अंदर ही क्या होता है, पांच पड़ी कुंडली ये जो इसके पास में रहेगी, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म जो बना उसका क्या करेगा, ये क्या करेगा, उसका छेदन करेगा। कहने का मतलब किसी कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, हम किसी चीज के हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमने पास में इसकी क्वाइल दूसरी क्वाइल को अगर हम रख देंगे तो उसमें भी क्या होगा, इंडक्शन के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसमें जो बनेगा और वही चुंबकीय क्षेत्र आपको बाहर क्या कर देगा, वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा। इतना समझ में आ गया? जो यहाँ पे आपने वोल्टेज दिया, अगर यहाँ पे टर्नों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो इसमें ज्यादा बनेगा और ज्यादा अगर मैग्नेटिज्म बनेगा तो यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज का मान क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज आपने कम दी तो ज्यादा कब मिलेगी आपको, जब यहाँ पे टर्नों की संख्या आप बढ़ा दोगे। ओके, यहाँ पे अगर टर्न्स की संख्या हम जैसे मान के चलिए एक तरफ अगर 80 टर्न दे रखे, यहाँ पे 80 टर्न दे रखे और अगर यहाँ पे हम 100 टर्न कर देते हैं तो आपको टर्नों की संख्या के आधार पर ही वोल्टेज का मान कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर आपने 80 टर्न दे रखे हैं और यहाँ पे आपने 240 वोल्टेज दी
और यहाँ पे आपने टर्नों की संख्या बढ़ा दी, कहने का मतलब 140 या 150 टर्न कर दिए, तो यहाँ पे इसका आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। और अगर अधिकतम जो वाइंडिंग, कहने का मतलब जो अधिकतम टर्नों की संख्या होगी उस तरफ अगर वोल्टेज का मान आप क्या दे रहे हो, वोल्टेज जो दे रहे हो, अगर उसको कम करना है तो यहाँ पे इस तरफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे स्टेप डाउन स्टेप अप का मतलब समझ में आ गया। बेसिकली ये जो जानकारी होती है ये हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है, ये आपको समझ में आ गया। प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है, ये समझ में आ गया। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। मैं स्व प्रेरण के सिद्धांत पे, मैं स्वयं ही क्या करता है उसके सिद्धांत पे, कहने का मतलब उसमें क्या होता है, एक ही क्वाइल होती है। अरे क्या होती है उसमें, एक ही क्या लगी रहती है, एक क्वाइल लगी रहती है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक ये क्वाइल दे रखी है। ओके, इसी को हमें क्या करना है, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे अगर ये जो है, यहाँ पे अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग ले रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे आपको क्या मिल जाए, सेकेंडरी वाइंडिंग मिल जाए। और यहाँ से आपको एक तो क्या रखना है, कॉमन रखना है। ओके, वहां पे आपको एग्जाम में हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मर दे दें, और हो सकता है ये भी देगा। ये कब देगा, जब आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का परीक्षण करवा रहा होगा। अगर ये ट्रांसफॉर्मर देगा तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें वोल्टेज का मान कितना है। अरे पूछेगा वोल्टेज का मान कितना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रेशो भी आप आसानी से निकाल पाओगे। ओके, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, इनमें अलग अलग टेपिंग भी निकाली हुई हो सकती है। जैसे मान के चलिए ये आपकी टेपिंग है, ये जो मैक्सिमम दे रखा है यहाँ पे हो सकता है आपको कितना मिल रहा है, 240 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे इसका क्या मतलब, जो पास वाली होगी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हो सकता है 200 वोल्ट मिल रहा हो, और यहाँ पे हो सकता है 110 वोल्ट मिल रहा हो। और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो हो सकता है कितना वोल्टेज मिल रहा हो, 240 वोल्ट। और यहाँ पे चेक करोगे तो हो सकता है आपको कितना वोल्टेज मिल रहा हो, 200 वोल्ट। और यहाँ पे चेक करोगे, जो इसके 4 टर्मिनल होंगे वहाँ पे एक क्या होता है, कॉमन होता है, और बाकी जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पे अगर आप लगा के चेक करोगे तो वहाँ पे वोल्टेज का मान आपको कम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब ये भी आप पता कर पाओगे कि जो आपका सीरीज टेस्ट लैंप से भी आप चेक कर सकते हो, और मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर से तो आप कंटिन्यूटी डायरेक्ट चेक कर लोगे, लेकिन आपका जो स्टेप अप और स्टेप डाउन, कौन सी वाइंडिंग में कितना टर्न दे रखा है, ये अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टिपिंग वाला ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा, और अगर कम वाला होगा तो वहाँ पे कम। अब जो कम वाइंडिंग होगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो कम होंगे, कम टर्न होंगे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस का मान अगर कम होगा और वहाँ पे टर्नों की संख्या भी अगर कम होगी, तो क्या मिलने वाला है आपको, क्या मिलने वाला है, वोल्टेज का मान कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये पूरी वाइंडिंग अगर हम काम में ले रहे हैं तो यहाँ पे लैंप आपका धीमा जलेगा। ओके, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा यहाँ पे, कम होगा या ज़्यादा होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ, ये जो पूरी वाइंडिंग है, अगर इसका हम काम में लेंगे, इसको पूरी को काम में लेंगे तो यहाँ पे क्या टर्नों की संख्या ज़्यादा है, टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो लैंप अपना कम जलेगा। जहाँ पे लैंप कम जलेगा वहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज का मान अधिकतम होगा। अब समझ में आ गया। ओके, अगर हम जो कम टर्न लेंगे, कि हम जितने हम टर्न कम करते जाएंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अपना लैंप प्रकाशित ज़्यादा होता जाएगा। ओके, यहाँ पे आप कॉमन टर्मिनल से भी आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको 4 पॉइंट दे दें, 4-4 टर्मिनल वाले अगर ये ट्रांसफॉर्मर दे देता है तो आप वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रेशियो निकालने में आप गलती कर सकते हो। तो ओके, यहाँ से आपको जैसे ट्रांसफॉर्मर रेशियो निकालने के लिए आपको क्या-क्या करना होता है, के बराबर क्या होता है आपका, N2 अपॉन N1, और बराबर E2 अपॉन E1, और बराबर I1 अपॉन I2। अरे ये जो करंट होता है ये इसके विपरीत होता है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे के बराबर ट्रांसफॉर्मर रेशियो, अगर आपको टर्नों की संख्या यहाँ से पता नहीं चल रही है, क्योंकि आपको सीधी सी बात है, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर को एक बार वाइंडिंग कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद में आप टर्नों की संख्या पता नहीं कर पाओगे। जब तक वो जल ना जाए तब तक आप उसको खोल करके ये चेक ना कर लो, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये तो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ट्रांसफॉर्मर का रेशियो निकालने के लिए आपको ये नहीं मिल सकता। ओके, तो आपको मिल क्या क्या सकता है, E2 का मान मिल सकता है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है, वोल्टेज का मान मिल सकता है, मिल सकता है।
क्योंकि आप यहाँ पे अगर इनपुट वोल्टेज दे रहे हो, इनपुट वोल्टेज जैसे मान के चलिए आपने 230 वोल्टेज दे दी और आउटपुट में वोल्टेज का मान हो सकता है आपको 250 वोल्ट या 250 वोल्ट से मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाए तो यहाँ पे E1 और E2 का मान मिल जाएगा। ओके, और I1 I2 का मान भी आप पता कर लोगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी की तरफ कितनी करंट है और सेकेंडरी की तरफ कितनी करंट है, तो आप इससे ट्रांसफॉर्मर रेशियो के का मान आप फाइंड आउट कर लोगे। अरे कर लोगे ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर रेशियो आप आसानी से निकाल पाओगे। अब वो कैसे निकालना है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक करना है और एम्पियर मीटर लगा के चेक करना है। एम्पियर मीटर जो आपको काम में लेना है, वहाँ पे एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट वाला जो होता है, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, वो आपको काम में लेता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का पता चल गया, यह सौपरेन के सिद्धांत पे वर्क करता है और इसके अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन मात्र एक ही वाइंडिंग का काम होता है। कि मतलब अगर हम पूरी वाइंडिंग को अगर यहाँ पे 230 या 240 वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पे अगर आपने कम कर रखा है, तो हो सकता है आपको 80 वोल्ट, 50 वोल्ट, 20 वोल्ट, 0 वोल्ट, जितना भी आपको आउटपुट में लेते हैं। ये जो स्विच होता है, इसका रोटरी स्विच हम उसको बोल सकते हैं, तो उसको हम घुमा करके इसका वोल्टेज हम आउटपुट पे ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे अगर आपने 240 वोल्टेज का यूज कर रखे हो और वो जो मैक्सिमम यहाँ पे जो टर्नों की संख्या है, हो सकता है वो ज़्यादा दे रखी हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल सकता है आपको, 380 वोल्टेज तक आपको आउटपुट मिल सकता है। ओके, बेसिक जो जानकारी थी मैंने ये ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितनी भी बन सकती थी वो मैंने दे दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी पूछा जा सकता है इनसे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। ओके, क्योंकि हमने लॉसेज जान लिए, लॉसेज कौन कौन से होते हैं, और हमने ये भी जाना कि यहाँ पे कौन कौन से लॉसेज होते हैं, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पत्तियां यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियां हमने यूज क्यों की, और ट्रांसफॉर्मर होता है ये कौन सा दे रखा है आपको, फोर टाइप ट्रांसफॉर्मर दे रखा है। और यहाँ पे अगर टेपिंग निकाल रखी हो तो हमने टेपिंग पे भी बात कर ली, क्योंकि यहाँ पे अगर चेक करोगे तो हो सकता है वो 240 वोल्टेज की हो, और यहाँ पे चेक करोगे तो हो सकता है वो 210 वोल्ट, 240 वोल्ट, और यहाँ पे इस पे चेक करोगे तो हो सकता है आपको 180 वोल्ट मिल रही हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो अगर टेपिंग ज्यादा दे रखी हो तो आपको क्या हो, मैं कहना मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये अगर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होगा तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको एक ही वाइंडिंग से 3 या 4 टेपिंग दे सकता है। इतना बेसिक जानकारी आपको पता चल गई। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकते थे, ट्रांसफॉर्मर रेशो हमने इसी में देख लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज और करंट का मान पता चल जाएगा, और सेकेंडरी के अंदर करंट का मान और वोल्टेज का मान अगर आपको पता चल जाएगा तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मर रेशो भी आसानी से निकाल पाओगे। और ट्रांसफॉर्मर के जो लाभ और एडवांटेज जो होते हैं कि मतलब इसका जो हमें फायदा कैसे मिलता है, क्योंकि ये कम पावर के मतलब लॉसेज नहीं करता। जितना हमने इनपुट दिया हो सकता है ये उतना ही हमें आउटपुट में देता है, कि मतलब उससे मैक्सिमम लोड या हमें वोल्टेज के आधार पर भी हमने ये देख लिया। और ट्रांसफॉर्मर के अंदर किसी प्रकार का क्या नहीं होता, लॉसेज नहीं होता। जो लॉसेज होगा वो वाइंडिंग के कारण और इसके कोर की संरचना के कारण ही लॉसेज होता है। इतना पता चल गया। ओके, और इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी परसेंट तक होती है, इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है, 90 से 97% या 98% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। ओके, ये हम दक्षता बात करते हैं। अब इसके अंदर दक्षता इतनी मैक्सिमम कैसे होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है। ये एक स्थिर एक स्टैटिक डिवाइस है। इसके अंदर दो वाइंडिंग की गई है। अगर सिंगल फेज का होगा और थ्री फेज का होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर हम बात करेंगे तो तीन तीन वाइंडिंग हम करके रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टार और डेल्टा कनेक्शन की हम बात करने वाले हैं। लेकिन बेसिक जानकारी जितनी बन सकती थी वो मैंने आपको दे दी है। सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर मैग्नेटिक पाथ जैसे सेल टाइप के अंदर कितने बनते हैं, दो बनते हैं। कोर के अंदर आपने देखा ये एक बनता है, और बेरी टाइप के अंदर मैक्सिमम बनते हैं। इससे रिलेटेड और भी बेसिक जानकारी होगी तो वो मैं आपको, जैसे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हम करेंगे उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर कुछ रह गए होंगे तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। लेकिन आप अपने इस चैनल पे जुड़ करके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी बेसिक जानकारी है, और प्रैक्टिकल अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने वीडियो मैंने अपलोड कर दिया उन पिछली क्लासेज जितनी भी हो चुकी उनको जाके जरूर देख लें। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अलग अलग लेक्चर हम बनाएंगे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके।
तो ये जानकारी थी जो ट्रांसफ़ॉर्मर से रिलेटेड जितनी भी बन सकती थी वो मैंने देने की कोशिश की है और आपके जितने एग्ज़ामिनर जितने क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, वो मैंने बात कर ली। ओके? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, बोलो थैंक यू।